हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? अभी बहुत ज्यादा टेंशन की बात ये चल रही है कि पेपर सेट मार्केट में आ चुके हैं और ट्यूशन क्लासेस की मैं बात करूं पर्टिकुलर या फिर कहीं पे भी अगर मैंने देखा है कि सारे पेरेंट्स के मुझे कॉल आने लग गए कि मैम आप ऐसा करो कि सिलेबस तो ठीक है, जल्दी जल्दी पता हो, लेकिन उसके साथ साथ प्लीज अभी से या पेपर लिखाना शुरू कर दो। ओके, तो आज का मेरा जो मेन मोटिव यही रहने वाला है कि बहुत सारे लोगों को आपने बताते हुए सुना होगा कि मैंने तो सिर्फ लास्ट में 2 या फिर 3 महीने ही मेहनत की थी, फिर भी मेरे 85 या फिर 90 आ चुके हैं। और या फिर हम जेईई मेंस या फिर एडवांस वाले बच्चों की बात करें तो उन्होंने 11 मतलब स्टैंडर्ड 12 और स्टैंडर्ड 12 उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जेईई फोकस किया है। और अभी सिर्फ और सिर्फ उनके पास 2 महीना है जहां पे उनके क्लासेस वाले बोलेंगे कि अभी ठीक है, अभी आप बोर्ड की प्रिपरेशन करो। तो वो 2 महीने में भी प्रिपरेशन करके किस तरह से आप 75 टू 90% ला सकते हो, यही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने तो मोस्ट प्रोबेबली ये बात तो सुनी ही होगी कि भैया हार्ड वर्क से बेहतर स्मार्ट वर्क है। तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करें और किस किस चीजों को स्मार्ट वर्क कंसीडर किया जाता है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियेश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मुझे पता है कि यहाँ पे जो 10th 11th और 12th वाले बच्चे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे वो नए ही हो गए, तो लाइक करिएगा, शेयर कर देगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है बोर्ड के रिलेटेड, कुछ सेट के रिलेटेड या फिर किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आईएमपी वीडियोस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, फोकस स्मार्ट स्टडीज पे करते हैं। अभी पहले का जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि किस तरह से पढ़ेंगे वो सब कुछ जाने दो। राइट नाउ अभी पास अगर आपके पास 2.5 महीना है तो वो 2.5 महीने में क्या करें उस पे मैं ज्यादा फोकस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो देखने के बाद मैं जिस तरह से बता रही हूँ, जिस सही तरीका बता रही हूँ उसी को ही फॉलो करना। ऐसा नहीं कि भी हमने भी बहुत सारी पढ़ाई की है, हमें भी पता है किस तरह से बच्चों को गाइड करना चाहिए। डेफिनेटली यू हैव अ बेटर नॉलेज, मेरे से ज्यादा ही नॉलेज है आपके पास, मैं मानती हूँ। बट अभी के जो सिनारियो है, अभी की जो पेपर स्टाइल है, अभी की जो मेथड है, उस हिसाब से मुझे लगता है और मैंने भी यही फॉलो किया है और फॉलो कर रही हूँ पीएचडी के लिए भी। ओके चलो, अगर मैंने बोल ही दिया है और मैं फॉलो कर ही रही तो आपको एक विथ प्रूफ बता देती हूँ। ये मेरी नॉर्मल डायरी है जहां पे मैं बहुत सारी चीजें लिखती रहती हूँ। एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन थिंग। बहुत बुरे राइटिंग में लिखा है लेकिन फिर भी बता देती हूँ। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सारी चीजें आपने देखी और यहाँ पे मैंने कुछ टिक मार्क किया कि 8, 9, 10 में मुझे सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, 11, 12, 13 में मुझे थर्ड चैप्टर कंप्लीट करना है। तो दैट इज अ मेथड जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा है जब मैं पढ़ रही थी और राइट नाउ जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ताकि मैं रिकॉर्डिंग में पीछे ना रह जाऊं और बच्चों को सही टाइम पे कोर्स प्रोवाइड करूं, इसके लिए भी मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों, ध्यान से समझो। आपको एक पूरे महीने का चार्ट बनाना है, पेरेंट्स को साथ में रखना है। पेरेंट्स प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट आपकी 12th है ना, तो आज के महीने का एक चार्ट बनाइए। लेकिन वो चार्ट से पहले क्या करना है और कैसे बनाना है वो मैं बाद में बताऊंगी। उससे पहले आपको करना है, पेरेंट्स मुझे बता रहे पेपर सेट शुरू करो, लिखाना शुरू करो। क्या आपके बच्चे को सारे के सारे चैप्टर्स आते हैं, सारे के सारे थियोरम्स आते हैं, सारी की सारी चीजें पता है? देन आफ्टर आई कैन स्टार्ट द पेपर सेट। लेकिन अगर आपको पेपर में वो चैप्टर के जो 30 या फिर 40% क्वेश्चंस पूछे गए उस चैप्टर ही नहीं पता है, तो मैं पेपर सेट कैसे लिखाऊं? आपको उसका बेसिक ही नहीं पता है तो मैं पेपर कैसे लिखाऊं? तो पेपर लिखने का क्या मतलब? तो पहले तो सबसे पहले मैं ऐसा नहीं बोलूं कि पेपर सेट लिखना शुरू मत करो, ले आओ मार्केट से सारे के सारे जितने भी पेपर सेट मिल रहे हैं ले आओ। लेके आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो सबसे पहले या फिर मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे आपको वेटेज प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स और चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज है वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म प्रियेश ज्ञानपीठ पे मिलेगा। तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करके रखने का। ओके अभी क्या होगा, सबसे पहले आपके फॉर एग्जाम्पल मैथ्स या फिर इंग्लिश या फिर साइंस या फिर इवन केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायो, कुछ भी ले लीजिए, जितने भी चैप्टर्स है लिख डालो रफ बुक में जो मैंने बनाई है वैसे।
रफ बुक करने के बाद वहां पे चैप्टर्स का वेटेज लिखो, ये चैप्टर्स का इतना वेटेज, ये चैप्टर्स का इतना वेटेज। वो कैसे पता चलेगा? नॉर्मली तो लिखा हुआ आता ही है कि ये चैप्टर इतने वेटेज का है। प्लस उसके साथ साथ जब आप पेपर सेट लेके बैठोगे और पेपर सेट में आप क्वेश्चंस लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं क्यों अभी पेपर सेट मना कर रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो भी नहीं पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर का है, और इसकी वजह से वो गड़बड़ी कर देंगे कि हाँ भैया यहाँ पे जितनी भी चीजें या फिर ये जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के, इसकी वजह से इसका जो परसेंट वेटेज होता है इतना होता है, और ये गड़बड़ी फिर आप कर लेते हो। आप अगर आपको मेरी बात सही लगे तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताना कि हाँ मैम ये बात आपकी सही है। अभी भी बच्चों को कितने मतलब चैप्टर्स ही नहीं पता है, उसके क्वेश्चंस भी नहीं पता है। अगर क्वेश्चंस नहीं पता होगे, आप पेपर सेट देखोगे तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो क्वेश्चन इस चैप्टर का है तो इस चैप्टर में से 5 हुए तो इतना वेटेज हुआ। तो आपको मैं या फिर मैं कहीं से भी डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको सारे चीजों स्टैंडर्ड 10th और 12th वाले सारे बच्चों के लिए वेटेज प्रोवाइड कर दूंगी सारे चैप्टर्स का। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि हाई वेटेज, और आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, स्कूल में आपको सिखाया होगा या फिर ट्यूशन आप सब लोग जाते ही होंगे, तो आपको सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर पकड़ने हैं। हाई वेटेज वाले चैप्टर पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको ऑलमोस्ट, बिकॉज आपका जो पेपर है वो 60 to 70% वही से ही कवर हो जाएगा, और आपको वो चैप्टर 3 बार, कितनी बार? 3 बार रिवाइज करने हैं। आपको एक रूल पता होना चाहिए, 147 रूल। ये 147 रूल क्या कह रहा है भैया? अगर आपको लाइफ में अच्छा रैंकर मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना है, तो लाइफ में ये चीज याद रखना, फर्स्ट डे पे जो भी सिखाया है स्कूल में या फिर ट्यूशन में, घर पे जाके आप रीड करो। 4th डे पे फिर से रिवीजन करो, और 7th डे पे फिर से रिवीजन करोगे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का 3 बार 147 रूल करके, तो डेफिनेटली आपको वो चीज याद रह जाएगी। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपने जब सिखाया था तब तो याद रहेगा, लेकिन फिर मैं भूल गया। फिर मैं क्यों भूल गया? बिकॉज आपने 4th डे पे रिवीजन नहीं किया था और 7th डे पे फिर से रिवीजन नहीं किया था, इसकी वजह से आप वो सारी चीजें भूल चुके हो। और इसीलिए आपको हर बार बोला जाता है कि अगर आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं तो उसी दिन करो, ताकि वो आपको याद रहे बहुत अच्छे से। उस वक्त तो डेफिनेटली, अगर फॉर एग्जांपल मम्मी ने कुछ बोला है कि भैया इतनी सब्जी लेके आना है, ऑन द स्पॉट याद रहेगी। आधे घंटे बाद जब आप साग मार्केट में जाओगे भूल जाओगे कितनी चीजें थी। इसलिए मम्मी हमें बार बार टोकती कि भैया लिख दे, लिख ले, लिख ले। तो यही सेकंड पॉइंट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लिखते कैसे है? जिसके हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है और जिनको लगता है कि वो टाइम लिमिट में अपना फिनिश नहीं कर पाए, तो वो तो लिख के ही करो। लेकिन जिनको लगता है कि भैया मेरा पेपर तो फिनिश हो ही जाएगा, तो मेरी राइटिंग आपको बहुत बुरी दिखेगी, बट मेरा मोटिव ये है कि लिख लिख के मैं रेडी करूं ताकि मुझे सारी चीजें याद रहे। मैं भी पढ़ती हूँ पीएचडी, जितना भी वर्क होता है मैं लिख लिख के रेडी करती हूँ, बिकॉज कभी भी मैं वो भूलती नहीं हूँ जब किसी भी पोर्शन को मैं लिख के रेडी करती हूँ। तो आपका एक फर्स्ट चीज होना चाहिए, जितने भी फिगर्स आपको कहीं पे भी मिल रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, सारे के सारे फिगर्स आपको 10th वाले भी, साइंस वाले जो सब्जेक्ट वाले आते हैं, सारे के सारे फिगर्स आपको पेंसिल से, डजंट मैटर आप अपने रफ बुक में ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करो। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद उसके जितने भी आइडेंटिफिकेशन है वो करो। भैया इसको एनोड, इसको कैथोड, ये चीज हुई, ये चीज हुई, मेंशन करो। बिकॉज पेपर में बिकॉज समटाइम्स लेक्चरर्स क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है पूरी थियोरी पढ़ने का। वो आपकी फिगर्स देखेंगे, फिगर का आपने जो भी मार्क किया है वो सारी चीजें देखेंगे, और उनको सही लगता है तो वो आपको मार्क कर देंगे, भैया हाँ सही है, डजंट मैटर आपने अंदर गड़बड़ी की है कि नहीं की है। तो ये भी एक बहुत महत्व चीज है कि आप जितनी भी चीजें सोच रहे हो, लिख लिख के पढ़ रहे हो, लिख लिख के रेडी करो, है ना। वो लिख लिख के कैसे रेडी करना है, मैं कैसे करती हूँ, बिकॉज मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ आपके साथ। तो मैंने कुछ पढ़ा, एक पैराग्राफ में पढ़ा, रिवाइज किया, और फिर जितना याद रहा मैंने लिख दिया। तो मे भी शायद 5 लाइन में से मुझे फर्स्ट टाइम 3 ही याद रहेंगे, दूसरी बार पढ़ा, दूसरी बार जब मैं अटेम्प्ट करूंगी तब मुझे 5 की 5 लाइन याद रहेंगे। सेकंड, मैथ सब्जेक्ट जो ऑब्वियसली लिखने का सब्जेक्ट है, वो भी सब लोग पढ़ते हैं इस दुनिया में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैथ्स को आप कैसे पढ़ सकते हो दोस्तों। मैथ्स लिखने का सब्जेक्ट है, लिख के रेडी करो, है ना। तो वो मैथ्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लो वेटेज वाले चैप्टर्स 30%, वो ये शो कर रहा है कि अगर आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे बच्चों की बात करूं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है और उनको 70% भी आ जाए ना, तो भी मतलब मजे है, तो उनके लिए बात है। लेकिन जो 95% वाले बच्चे हैं, उनको पहले हाई वेटेज वाला करो और उसके बाद लो वेटेज वाले चैप्टर्स कर लो। 3 ही स्टेप्स और काम खत्म।
फर्स्ट स्टेप से शो कर रहा है कि भैया आपको एनसीईआरटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा मेरे पास आया, मैम कुछ और एक्स्ट्रा सम दो ना। मैं बोला एग्जाम्पल्स हो गए एनसीईआरटी के और बाकी के बैक एक्सरसाइज हो गए। हाँ मैम वो तो हो गए। तो फिर चलो मैंने बोला कि हो ही गई है तो मैं पूछ लेती हूँ। एग्जाम्पल दिया और एक बैक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया, नहीं आया। आपको लगता है कि एनसीईआरटी आपने कर लिया? भैया एनसीईआरटी एक बार करने से नहीं होगी, एक बार तो डेफिनेटली आपको उस वक्त पढ़ रहे हो तो याद होगा, लेकिन जब आप वही चीज फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर 6 महीने बाद आज करने के लिए बैठोगे ना तो वो आपको याद नहीं होगा। वही जो चैप्टर जो आपको पहले बहुत इजी क्विक 15 मिनट में कर लेते थे 6 to 7 मंथ्स, ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा लंबा सा टाइम हो चुका है। वही चैप्टर करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा या फिर 1 घंटा या फिर 2 घंटा या फिर 3 घंटा भी लग सकता है। तो फिर से एनसीईआरटी को मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुक देखते ना इतनी क्लीन कैसे है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुछ टिक मार्क नहीं, कुछ मतलब मुझे बार बार बोलना पड़ता है पढ़ाई करवाते वक्त भी यहाँ पे मेंशन करो, यहाँ पे मेंशन करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये सारी चीजें करो। एनसीईआरटी शुरू से शुरू करो, शुरू से मतलब जो हाई वेटेज वाले चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो वहां से शुरू करो। जितने भी एग्जाम्पल्स अंदर है पहले करो, बैक एक्सरसाइज करो। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, बिकॉज आपका हमारा बोर्ड के सिलेबस की बात करूं जीएससीबी वाले बच्चे तो 95% आपका पेपर वहीं से ही आता है। तो अगर आप बोल रहे कि मैम ऐसे वाले चैप्टर दो ना जिसमें से पूरा है, अला पूरा आ जाएगा, एनसीईआरटी कर लो, उससे बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। एनसीईआरटी कर लो, उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स है और जितने भी बैक एक्सरसाइज है वो सारी की सारी कर लेनी है। अभी उसमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं आज 5th चैप्टर लेके बैठी हूँ करने के लिए। 5th चैप्टर में ऐसे मैं रैंडमली बैठी हूँ, मुझे एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। 10 में से 3, 6 और 9 एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी ट्रिकी लगे। बाकी इजीली मैंने वन टाइम में मतलब वो सॉल्व हो चुके हैं। तो ये जो मेरा 3, 6 और 9 रहेगा ना उसमें मैं डॉट लगा दूंगी या फिर टी करके ये शो करूंगी कि ये मेरे लिए टफ रहा था जब मैं उसको सॉल्व कर रही थी। तब ये सिस्टम क्या फॉलो होगी कि जब आप बोर्ड एग्जाम से अगले दिन रीड करने के लिए बैठोगे और जब आप 3, 6, 9 वाले क्वेश्चन पे आओगे और वहां पे टी मेंशन किया होगा, मतलब टफ है मेरे लिए, आपको उसको सारे 3 एग्जाम्पल्स को फिर से गिनना है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज को गिनने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज आपको टफ लगी थी वही आपको गिनने की जरूरत है। अंडरस्टूड? ओके, पीवाईक्यू कर लो भैया, पीवाईक्यू डाउनलोड कर दो। लास्ट 5 to 7 इयर्स के मिल जाएंगे आपको और 5 मॉक पेपर्स जो मैं आपको यहीं से प्रोवाइड करूंगी। आप सबको पता है कि हमारे जो 2 प्लेटफॉर्म है, वो 2 नहीं वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा तो जो बोर्ड के लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो 3 टीवी स्कूल पे, प्रियश विद्यापीठ पे और प्रियश ज्ञानपीठ पे, तीनों पे आपको एक्टिव रहना है। बिकॉज सब जगह फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की और मैथ्स काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जहां पे मेरी मास्टरी बहुत ज्यादा है तो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें काम करेंगे। तो मॉक पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और मैं आपको बता दूंगी कि ये आपको इस तरह से करने हैं। चलो बात आती है कि मैं वो आपने जो बताया था कि 9th नवंबर 10th नवंबर फर्स्ट चैप्टर, वो क्या है? सबसे पहले तो एक अफर्मेटिव चीज है आपको दिमाग में डाल देनी है कि इस साल की बोर्ड एग्जाम मेरी लाइफ की बेस्ट एग्जाम होने वाली है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर आपने नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लाए तो भूल जाना कि मतलब स्ट्रेंथ या फिर आपका जो जुनून है वो थोड़ा डगमगाएगा। लेकिन पेरेंट्स को भी खास याद रखना है और स्टूडेंट को भी खास याद रखना है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ऐसा, बिकॉज यहाँ पे मैंने हर बार देखा है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है। पेरेंट्स बोल रहे हैं ये कर, बच्चा बोल रहे कि मैं ये करूंगा, और बिकॉज बच्चा इसलिए बोल रहा है कि उसको ट्यूशन के टीचर या फिर किसी ने एडवाइस किया होगा कि बेटा तू ये कर, पापा को पता नहीं तू ये नहीं ये कर, तू फिजिक्स क्यों कर रहा है, तू मैथ्स कर, तू साइंस क्यों कर रहा है, तू इंग्लिश कर, तू मैथ्स क्यों कर रहा है, तू एसएस कर। तो यहाँ पे दिक्कत यही आती है। तो दोस्तों अगर पेरेंट्स एजुकेटेड है और अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ बैठे और एक टाइम टेबल बनाए तो आज ही आपको एक टाइम टेबल बना देना है। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे इनफ मैच्योर है, आपके बच्चे भी टाइम टेबल खुद बना सकते हैं। अभी करना क्या है, स्टडी टेबल हो गया, आजकल के जमाने में सबके पास होता है। मुझे तो अभी भी याद है, मैं तो गांव में रहती तो अभी भी बहुत सारे लोग, मतलब मेरे पापा बोलते कि मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ा था, मैं भी बोल सकती हूँ मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ी थी, बिकॉज 10th और 12th में गांव में रहती थी और गांव में जब भी ऐसे बारिश का मौसम था बिजली चली जाती थी और मुझे स्ट्रीट लाइट पे बैठना, वहां पे पढ़ना पड़ता था। ठीक है, चलो सबकी बात है, आपके पास अपना खुद का रूम है, स्टडी टेबल है, तो बेहतरीन बात है। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले तो सारे सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स जितनी भी चीजें आपके पास अवेलेबल है इकट्ठा करो।
बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं होगा, किसी एक को दोस्त को बुक दी गई होगी, किसी दूसरों को मैथ्स की, किसी को एसएस की, तो सबके पास अलग अलग कुछ ऐसे बेच रहा होगा। भाई सबके पास से लेके आओ, सबका काम खत्म हो चुका है, नहीं हो चुका है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी बुक्स पहले तो लेके आ चुके हो। ओके, खत्म कर दिया, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपने निकाल दिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आज मेरा 13th है, 14th यहाँ पे लिखना जरूरी है, नवंबर की बात कर रही हूँ, नवंबर की बात कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 10th से बिलोंग करती हूँ, स्टैंडर्ड 10, दैट्स व्हाई कोर सब्जेक्ट इज साइंस, एसएस, मैथ्स और आपका इंग्लिश। चल, आपके पास गुजराती भी होगा या फिर हिंदी, मुझे नहीं पता है, और एक संस्कृत होगा, राइट। ये भी मेंशन करना भाई, ऐसा ना हो कि बिकॉज 10th में जो आपका रिजल्ट बनता है वो सारी चीजों को कंसिडर करके बनता है। साइंस, एसएस, मैथ्स, इंग्लिश। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो आप रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे बहुत मजे से कर पाओगे और आपको मोस्टली दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे डे का शेड्यूल है, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ से मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मेरा क्या हो सकता है, सुबह फॉर एग्जाम्पल मैं चलो ना 7 बजे उठ जाती हूँ, 1.5 घंटा 7 to 8:30 मेरा कुछ भी ऐसे रैंडमली जो भी नाश्ता और नहाना धोना सब यहाँ निकल जाता है। 8:30 में शुरू करूंगी टू 10:30, या फिर हाँ ठीक है 11 इनफ है, 15 मिनट का ब्रेक या फिर आधा घंटे का ब्रेक, 11 to 12 या फिर 12:30 मोस्टली हमारा लंच हो जाता है। उसके बाद अगर आपको दोपहर में नींद चाहिए तो सो लो। ऐसा कभी भी नहीं लिखा है कि अगर आपने 18 घंटे पढ़ाई की तब भी आप आगे बढ़ोगे। 6-5 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन ये जो 2 घंटे हैं उसमें प्रॉपर आपको पढ़ना ही है। ना ही उस वक्त आपको किसी के साथ बात करनी है, ना ही उस वक्त आपको फोन लेना है, ना ही अगर किसी दोस्त का कॉल आया। फॉर एग्जाम्पल मैं तो 8:30 to 10:30 पढ़ने ही वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा दोस्त का कॉल आया, इसलिए वो आधा घंटा, अगर वो आधा घंटा रह गया ना, ओके मेरा सिस्टम क्या है मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने लिखा है कि आज मुझे मैथ्स का या फिर ले लीजिए एसएस का मुझे सेकंड चैप्टर रिवाइज करना है, सेकंड चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, पूरा कर देना है, रिवाइज नहीं पूरा कर ही देना है, प्रॉपर रेडी कर देना है। मम्मी और पापा चलो वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि हाँ बेटा ला तू चल मैं तुझे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो पेरेंट्स का रोल अभी मैं बताती हूँ। अगर पेरेंट्स को लगता है कि मैं क्यों इस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दूं बोर्ड के पेपर में, मतलब मेरे बच्चे के बोर्ड में, तो आपको क्या करना है, बैठने की जरूरत नहीं है, उसका वो जो टाइम टेबल बना होगा अपने स्टडी टेबल के सामने उसने चिपकाया होगा, ओके वो स्टडी के टेबल के सामने जब उसने चिपकाया होगा तो आपको इतना तो पता चल जाएगा भी 30 नवंबर ने उससे बोला है कि एसएस का उसको सेकंड चैप्टर आज करना है। रात को सोने से पहले जब सोने जा रहा है और वो बता रहा है कि भैया मैं सोने वाला हूं, भैया तेरे स्टडी आज शो में, मतलब तेरे टेबल में आज ये शो हो रहा है कि तेरा सेकंड चैप्टर होने वाला था, ला चल मैं पूछता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं है, 2 या फिर 3 आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ लो, अगर आ गए तो आप समझ जाना, अगर नहीं आए तो पूरी रात तक जगाओ, पूरी रात तक जगाओ। अभी मैं क्या करती हूँ सुनो, मेरे पास टाइम कभी मैटर नहीं करता है, क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली मैं हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ होता है, तो मेरे पास एक टाइम स्पेसिफाइड होता है कि मैं कौन से टाइम पे पढ़ूं, जहां पे जब भी टाइम मिले मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन मेरा मोटिव क्या है, रात को सोने से पहले मेरा सेकंड चैप्टर हो जाना चाहिए, चाहे उस चैप्टर के लिए मुझे 2 घंटे लगे या फिर चाहे उस चैप्टर के लिए मेरे 6 घंटे लगे, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आजकल मेरे सिलेबस में अगर आज मैंने बोला है कि आज मेरा सेकंड चैप्टर होना चाहिए, तो रात को सोने से पहले आपका सेकंड चैप्टर हो चुका होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे, और यही तरीका है कि आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। सो या दोस्तों, जो भी ट्रिक्स स्ट्रेटेजी जो मुझे बतानी थी, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो मैंने आपको दिखाई भी है, तो आप इस तरह से फॉलो करना। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करिएगा, और ये जो वीडियो है वो जहां जहां तक जाए सबको शेयर करिएगा, ताकि अगर कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो के देख के अपना बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाता है और उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल अगर ये हो जाता है और उससे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, तो हाँ उसके पेरेंट्स तो खुश हो गए, हम भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अभी जो 2.5 महीना है हम सब लोग साथ में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, और आपकी इस साल की बोर्ड एग्जाम बेस्ट बना के ही रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राम राम। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, लेकिन यहाँ पे जुड़े रहिएगा क्रिएशन ज्ञानपीठ पे।